हेलो एवरीवन। हम आज बात करेंगे कि पहला प्रिंटेड बुक कब आया था हमारे दुनिया में। और ये प्रिंटेड बुक का, ये प्रिंटिंग प्रेस का हिस्ट्री क्या है उसको हम जानने का कोशिश करने वाले हैं। हमारे एनसीईआरटी में लिखा गया है कि द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में चाइना वो ऐसा देश था चाइना वो ऐसा देश था जहाँ से ये प्रिंट टेक्नोलॉजी जो है सो डेवलप होता है और वो फिर यूरोप की तरफ सेल करेगा, ये यूरोप की तरफ जाएगा। और यूरोप में प्रिंट कल्चर के कारण क्या क्या डेवलपमेंट हो पाया हमारे हिस्ट्री में, उसको हम जानने का प्रयास करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, तो बताया जा रहा है एनसीईआरटी के द्वारा कि द अर्लीस्ट काइंड ऑफ प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। चाइना में उसका डेवलपमेंट होता है प्रिंट टेक्नोलॉजी का। वो प्रिंट टेक्नोलॉजी क्या था, किस तरीके से प्रिंटिंग हुआ करता था, उन सबको इस चैप्टर में हम जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जापान एंड कोरिया, यानी कि चाइना का अगल बगल वाला देश के बारे में भी यहाँ पे कहीं ना कहीं जिक्र किया गया है कि वो चाइना भी होगा, वो जापान भी होगा और कोरिया ही होगा। यानी कि यही कुछ ऐसे गिने चुने देश हैं, हमारे ईस्ट एशियाई कंट्री हैं ये, जहाँ पे प्रिंट टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं बहुत पहले से एग्जिस्ट करता था। और ये प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसा था, तो दोस्तों ये हैंड प्रिंटिंग था, यानी कि कोई मशीन यहाँ पे इस्तेमाल नहीं किया जाता था, है ना। देयर वर नो यूज ऑफ मशीन, है ना, ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ द प्रिंटिंग प्रेसेस। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि 594 एडी के समय का बात है, जो चाइना में जो बुक्स था वो रब करके प्रिंट किया जाता था। मतलब क्या होगा वो समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक हमारे पास एक वुड होगा और इस वुड पे हम कार्व करके कोई भी अल्फ़ाबेट को यहाँ पे लिख देंगे। ओके, यानी कि कटाई करके इसमें हम कटाई करेंगे और इसके ऊपर कुछ अल्फ़ाबेट लिख देंगे। और इसके ऊपर जब हम इंक लगा देंगे, और ये पेपर है हमारे पास, इस पेपर को जब इस पे ऊपर रखेंगे इंक लगाकर, तो इस पेपर पे इन सारे इंस्क्रिप्शन का छपाई इस पे हो जाएगा। और ये एक तरीका था अर्लीस्ट टाइप ऑफ प्रिंटिंग का, ये एक तरीका था अर्लीस्ट मोड ऑफ प्रिंटिंग का, जो कि चाइना, कोरिया और जापान जैसे कंट्रीज में काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता था। तो इसको हम बोलते हैं कि रबिंग करते थे पेपर को। और ये जो टेक्नोलॉजी था, यानी कि ये जो रब करने का जो टेक्नोलॉजी था, तरीका था, वो भी कहीं ना कहीं चाइना में ही डेवलप हुआ है। अगेंस्ट द इंक सरफेस ऑफ द वुड ब्लॉक, ये जो वुड है, ये जो वुड ब्लॉक है, इसको हम वुड ब्लॉक बोल रहे हैं ना। ये जो लकड़ी का हमारे पास एक टुकड़ा होगा जिसके ऊपर हम इनग्रेव करेंगे, जिसके ऊपर हम कार्व कर देंगे इन सारे लेटर्स को। और जब इस कार्व लेटर पे हम इंक लगाकर इस पेपर को इसके ऊपर रखेंगे, तो पता चलेगा कि ये जो भी कार्व लेटर है, ये सारा का सारा इस पेपर पे उग चुका हुआ रहेगा, है ना। और ये एक तरीका था, है ना, कि हम प्रिंटिंग किया करते थे चाइना में, जापान में और कोरिया जैसे देशों में। As both sides of the thin paper porous sheet could not be printed, the traditional Chinese accordion book was folded and stitched at the side. इसका मतलब समझने का कोशिश करेंगे। ये accordion book क्या होता है, इससे आपसे सवाल बनता है। ये आपसे सवाल में पूछा जाता है सीबीएसई बोर्ड के द्वारा कि बताइए भैया आपको accordion book का मतलब आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो बात क्या लिखा जाता है कि पुराने समय का जो पेपर हुआ करता था, समझिएगा आप कि ये जो पुराने समय का पेपर होता था वो काफ़ी ज़्यादा थिन होता था। ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा क्या होता था, थिन होता था, और काफ़ी ज़्यादा वो पोरस हुआ था। पोरस का मतलब क्या होता है कि उसमें टिनी होल्स काफ़ी ज़्यादा हुआ करते होंगे। ठीक है, यानी कि ये अगर पेपर है तो पेपर काफ़ी ज़्यादा जो है सो थिन और काफ़ी ज़्यादा इसमें पोर्स हुआ करता होगा, आर पार ये पेपर दिख जाता होगा। ठीक है, तो उसी को बोल रहे हैं क्या कि पेपर काफ़ी ज़्यादा थिन और काफ़ी ज़्यादा पोरस हुआ करता होगा, जिसके कारण हम दोनों साइड इस पेपर के प्रिंट नहीं कर सकते होंगे। ठीक है, ये अगर पेपर है तो पेपर काफ़ी ज़्यादा थिन है और पोरस है, तो क्योंकि इसका थिकनेस काफ़ी ज़्यादा कम है और काफ़ी ज़्यादा पतला है, तो दोनों साइड प्रिंट करना ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो करते थे क्या कि हम एक साइड प्रिंट करेंगे और फिर उसके बाद दूसरे पेपर पे एक ही साइड प्रिंट करेंगे, फिर तीसरे पेपर पे एक ही साइड प्रिंट करेंगे, और उसको कुछ इस तरीके से स्टिच करेंगे, कुछ इस तरीके से अरेंज करेंगे कि सारा का सारा एक बार में सारा का सारा पेपर खुल जाए। आपको हम पिक्चर दिखाने का कोशिश करते हैं, उससे आप समझने का कोशिश कीजिएगा कि एकॉर्डियन बुक आखिरकार होता क्या है। ठीक है, तो ये एक पिक्चर है जिसको हम बोलते हैं कि ये एक एकॉर्डियन बुक का पिक्चर है। ठीक है, जिसमें हम इसको इस तरीके से ओपन करते हैं। इस पिक्चर को देखने का, अगर आपको आपके स्क्रीन पे ये पिक्चर दिख रहा होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है। तो एक तरीके का यही एकॉर्डियन बुक है जिसको हम इस तरीके से अरेंज किया करते हैं। ठीक है, तो यही है एकॉर्डियन बुक, यही एकॉर्डियन बुक का एक टाइप होता है। इसको आप समझ लीजिए, इसको आप देख लीजिए ना। तो ये है एकॉर्डियन बुक का कहीं ना कहीं तस्वीर। ठीक है, आते हैं अपने पॉइंट पे, आगे क्या लिखा गया है। सुपरबली स्किल्ड क्राफ्ट्समैन को डुप्लीकेट, बोला जा रहा है कि ये जो भी बुक बनाया जा रहा होगा, ये जो भी प्रिंट किया जा रहा होगा, तो वो एक बड़े ही
स्किल्ड क्राफ्टमैन के द्वारा उसका डुप्लीकेट काफ़ी ज़्यादा तैयार किया जाएगा, ताकि नंबर ऑफ दैट बुक को है ना सर्कुलेट कराया जा सके चाइना में, कोरिया में और जापान में। आखिरकार क्या कारण था चाइना में बुक छापने का, वो भी हम अगले पैराग्राफ में पढ़ने का और समझने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि विथ रिमार्केबल एक्यूरेसी। व्हाट डू मीन बाय रिमार्केबल एक्यूरेसी? इसका मतलब ये है कि बहुत शानदार एक्यूरेसी होता था उनके काम करने का, एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा शानदार हुआ करता था। विथ द ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। कैलीग्राफी मतलब क्या होता है दोस्तों? कैलीग्राफी का मतलब होता है कि शानदार हैंड राइटिंग, एकदम बहुत ही बढ़िया बढ़िया हैंड राइटिंग इंस्क्रिप्शन के साथ वो लिखा करते थे, और इसी को क्या बोलते हैं? द आर्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज नोन एज कैलीग्राफी। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं कि आखिरकार ये चाइना में बुक क्यों इतना ज़्यादा सर्कुलेट कराना पड़ता था। तो पुराने समय में जो चाइना का इंपेरियल स्टेट हुआ करता था, यानी कि वहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय से अपने यहाँ पे प्रिंटेड मटेरियल को सर्कुलेट और प्रोड्यूस करवाया करते थे। ठीक है, चाइना अपने इंडिया में, सॉरी चाइना अपने कंट्री में ना, चाइना अपने कंट्री में ही होगा है ना, हमारे इंडिया में क्यों आएगा? चाइना अपने कंट्री में जो ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है, वहाँ पे लोगों को भर्ती कराने के लिए, जैसे हमारे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब क्या होता है दोस्तों, कि जैसे कि हमारे यहाँ पे आईएएस ऑफिसर होते हैं, सिविल सर्वेंट होते हैं, तो उस सिविल सर्वेंट को नियुक्त करने के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लिया करता था। जैसे आज हमारे समय में क्या होता है, तो यूपीएससी का एग्जामिनेशन होता है, सिमिलरली वहाँ पे भी पहले के समय में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुआ करता था, और ये एग्जामिनेशन थोड़ा सा टफ एग्जामिनेशन था, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई वगैरह करना पड़ता था। और यही पढ़ाई करने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी नॉलेज है, उसको ये लोग एकॉर्डियन बुक के तरीके से छापा करते थे और बाजार में सर्कुलेट कराया करते थे। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे लिखा जा रहा है। चाइना पोजेस्ड अ ह्यूज ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम, यानी कि चाइना के पास एक बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था, जहाँ पे रिक्रूट का मतलब होता है कि भर्ती कराना, विच रिक्रूट इज पर्सनल, यानी कि अपने लोगों को भर्ती कराता था थ्रू अ सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराकर वो अपने यहाँ पे लोगों को भर्ती कराता था, यानी कि सिविल सर्वेंट को भर्ती कराता था। टेक्स्ट बुक फॉर द एग्जामिनेशन वे आर प्रिंटेड इन द वास्ट नंबर अंडर द स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंपेरियल स्टेट। अब क्या लिखा जा रहा है कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने से पहले लोगों को पढ़ना पड़ेगा, और लोग क्या चीज़ पढ़ेंगे? तो टेक्स्ट बुक को पढ़ेंगे। टेक्स्ट बुक को क्या करना पड़ेगा? छापना पड़ेगा। ये टेक्स्ट बुक किसके अंतर्गत छापा जाएगा, किसके स्पॉन्सरशिप में छापा जाएगा? तो बोला जा रहा है इंपेरियल स्टेट, यानी कि वहाँ के जो राजा महाराजा होंगे वो क्या करेंगे? इन सारे टेक्स्ट बुक को छपवाएंगे, ताकि वहाँ के बच्चे पढ़कर और वहाँ के ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में अपने आप को शामिल कर सके। ठीक है, आगे क्या लिखा गया है उसको हम समझने का और पढ़ने का कोशिश करते हैं। आप भी एक बार समझने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट इंक्रीज एंड इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ प्रिंट। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि 16th सेंचुरी के बाद, है ना, 16th सेंचुरी से या फिर 16th सेंचुरी के बाद हम देखेंगे कि एग्जामिनेशन में जो कैंडिडेट है, यानी कि कंपटीशन जो है सो बढ़ने वाला है दोस्तों। कंपटीशन क्या होने वाला है? बढ़ने वाला है। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ कैंडिडेट जो एग्जामिनेशन में अपीयर करने वाले हैं, बैठने वाले हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेंगे 16th सेंचुरी के बाद। और इसका मतलब ये भी है कि जब पढ़ने वाले लोग बढ़ रहे हैं, इसका मतलब है कि बुक भी आपको ज़्यादा मात्रा में छापना पड़ेगा। वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है कि जब 16th सेंचुरी के बाद से नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ने लगेगा, तो वॉल्यूम ऑफ प्रिंट भी तो बढ़ाना पड़ेगा दोस्तों। ओके, आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। बाय द 17th सेंचुरी, अब हम एक सेंचुरी फिर आगे जा रहे हैं ना। 16th सेंचुरी के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या पता चल रहा था कि लोग जो हैं, जो कैंडिडेट हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, भारी मात्रा में कैंडिडेट आएंगे और एग्जामिनेशन में शामिल होना चाहेंगे, जिसके कारण हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रिंट, यानी कि प्रिंटेड मटेरियल, टेक्स्ट बुक का भी जो सर्कुलेशन है उसको भी बढ़ाया जाएगा। बाय द 17th सेंचुरी अर्बन कल्चर जो है सो डेवलप होता है चाइना में। अर्बन कल्चर डेवलप होने लगेगा चाइना में, उसके कारण काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आएगा, रीडिंग कल्चर आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो लोग अर्बन एरिया सेटअप होने लगा। अर्बन कल्चर ब्लूम का मतलब क्या है? अर्बन कल्चर निखरने लगा चाइना में शहरीकरण होने लगता है दोस्तों। द यूज ऑफ प्रिंट डाइवर्सिफाइड, अब जो प्रिंट का यूज है वो डाइवर्सिफाई होगा। इसका मतलब समझने का कोशिश कीजिएगा, हम आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि प्रिंट डाइवर्सिफाइड होने का मतलब क्या होता है, कि जो प्रिंट पहले के समय में सिर्फ और सिर्फ टेक्स्ट बुक को प्रिंट करने के लिए होता था, अब इस टेक्स्ट बुक को अलावा भी बहुत सारा ऐसा चीज़ होगा जो कि प्रिंट किया जाएगा, जैसे कि न्यूज़पेपर, जैसे कि लोग घर में बैठ रहे हैं तो वो भी कुछ ना कुछ लिखेंगे और उसको लगातार जो है सो डुप्लीकेट कॉपी करा कर और बेचा जाएगा। जो शहर में जो बड़े बड़े परिवार के औरतें रह रही होंगी, है ना, जो वुमेन्स रह रही होंगी, है ना, वो लीजर टाइम में अपने घर के बारे में लिखेंगी। आज के समय में आप ब्लॉग जानते होंगे, है ना, आज के समय में आप ब्लॉग जानते होंगे, BLOG वाला ब्लॉग, एक होता है VLOG वाला ब्लॉग। VLOG ब्लॉग मतलब क्या होता है? वीडियो वाला ब्लॉग, है ना, जो आप देखते होंगे, है ना,
यूट्यूब वगैरह पे काफ़ी ज़्यादा देखते होंगे ना, वीडियो वाला ब्लॉग, और एक होता है ब्लॉग जो राइटिंग ब्लॉग होता है, आर्टिकल आप पढ़ा करते होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली आप समझ सकते हैं कि पुराने समय में भी औरतें जो थी, है ना, जो बड़े बड़े घर की जो औरतें थी, यानी कि जो है ना, जो है ना ऑफिसर्स के पत्नियां हुआ करती थी, है ना, बीवी हुआ करती थी, वो घर में बैठकर और लिखा करती थी कि हमारा घर किस तरीके से चल रहा है, और बाहर के लोगों को उनके घर में काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी था, वो लोग उनके बातों को पढ़ा करते थे। तो इसका मतलब यही है कि जो प्रिंट है वो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई होने वाला है, यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही प्रिंट का इस्तेमाल नहीं करेंगे जो एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं। अब रोजमर्रा की जिंदगी को भी कहीं ना कहीं शेयर किया जाएगा बाय दिस प्रिंट, ठीक है। प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज्ड बाय द स्कॉलर ऑफिशियल, वही चीज लिखा गया। अब प्रिंट सिर्फ और सिर्फ, इसका मतलब ये नहीं है कि अब जो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे इसका मतलब ये समझेंगे हम, प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय, है ना, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्कॉलर और ऑफिशियल्स के द्वारा ही ये यूज नहीं किया जाएगा दोस्तों, है ना। मर्चेंट्स यूज प्रिंट, अब मर्चेंट सामने आएंगे, मर्चेंट बोलेंगे कि हम भी प्रिंट जो है सो इस्तेमाल करने वाले हैं, प्रिंट का इस्तेमाल करेंगे। ये किस चीज़ को, ये प्रिंट का इस्तेमाल किस लिए करते थे, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रेड का जो इन्फॉर्मेशन होता है, यानी कि कहाँ से क्या सामान लेना है ना, कहाँ से कितना ज़्यादा व्यापार करना है, उन सबको ये लोग प्रिंट के जरिए ही लिया करेंगे। गेटिंग माई पॉइंट और नोट, है ना। आगे क्या लिखा गया है, तो रीडिंग इंक्रीजिंगली बिकम अ लीजर एक्टिविटी, है ना। लोग जो है सो, लोगों का जब भी है ना समय समय छुट्टी मिलता होगा तो लोग क्या करने लगेंगे, तो लोग लीजर एक्टिविटी में पढ़ाई करने लगेंगे, दूसरे दूसरे के कहानियों को पढ़ने लगेंगे। यही चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। तो रीडिंग जो है सो कहीं ना कहीं बढ़ जाता है एक लीजर एक्टिविटी में। आज के समय में क्या है, लोग लीजर एक्टिविटी में बैठे हुए हैं तो बोलते हैं कि चलो भैया रील्स देख लेते हैं, चलो भैया कुछ शॉर्ट्स वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। तो उस समय के लोग इस तरीके से फालतू लोग नहीं हुआ करते थे कि चलो भैया अगर मान लो कि समय मिलता है तो हम क्या कर देंगे, रील देख लेंगे और है ना आलतू फालतू गाना सुन लेंगे। नहीं, उस वक्त लोग पढ़ाई किया करते थे। बच्चों मूर्ख कहीं का, तुम लोग भी पढ़ाई करो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। द न्यू रीडरशिप प्रेफर्ड फिक्शनल नैरेटिव, पोएट्री, ऑटोबायोग्राफिक्स, ऑथो एंथोलॉजी ऑफ लिटरेरी। एंथोलॉजी मतलब होता है बाबू कलेक्शन, है ना। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन होता है, याद रखना तुम लोग, है ना। एंथोलॉजी का मतलब क्या होता है, कलेक्शन, है ना। तो बोला जा रहा है क्या कि ये जो न्यू रीडरशिप आया था सामने, यानी कि जो नए नए लोग पढ़ने वाले आए थे, वो क्या पढ़ा करते थे। लीजर एक्टिविटी में तो रीडिंग किया करते थे, ये तो बात हम समझ रहे हैं, लेकिन आखिरकार ये क्या प्रेफर करते थे, तो फिक्शनल नैरेटिव, यानी कि बना बनाया जो कहानी है, मनगढ़ंत कहानी है, उसको पढ़ना चाहते थे ये लोग, है ना। पोएट्री को पढ़ना चाहते थे, ऑटोबायोग्राफी, यानी कि खुद के बारे में, खुद से जो लोग अपने जिंदगी के बारे में, अपने जीवनी के बारे में लिखते हैं, उनके बारे में लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंथोलॉजीज ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, और जो शानदार शानदार नॉवेल्स होगा उसके कलेक्शन को वो लोग क्या करेंगे, पढ़ने का कोशिश करेंगे। एंथोलॉजी मतलब क्या होता है दोस्तों, कलेक्शन ऑफ लिटरेरी मास्टरपीस, यानी कि बहुत शानदार शानदार जो भी नॉवेल्स होगा पुराने समय का, उन सबके कलेक्शंस को पढ़ने का कोशिश करते हैं लोग। पढ़ने का इनके ऊपर क्या होगा, भूत सवार हो जाएगा। एंड रोमांटिक प्लेज, और ये रोमांटिक प्लेज को भी पढ़ा करते थे, यानी कि रोमांस भरा कहानी भी ये लोग पढ़ा करते थे। जो रिच वुमेन हुआ करती थी, ठीक है, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, आपसे जब पूछा जाएगा कि बताइए कि रिच वुमेन क्या करती थी, है ना, 17वीं सेंचुरी में, चाइना के 17वीं सेंचुरी में रिच वुमेन का क्या रोल था, वो क्या करती थी, तो आपको बताना पड़ेगा वहाँ पे बैठकर, ठीक है, कि रिच वुमेन जो थी वो पढ़ना स्टार्ट कर देगी। एंड मेनी वुमेन बिगेन पब्लिशिंग देयर पोएट्री एंड प्लेज, है ना। रिच वुमेन लीजर एक्टिविटी में पढ़ाई भी करेंगी, और बहुत सारी वुमेन तो पब्लिश करने लगती है भैया, है ना, अपने पोएट्री को, अपने प्लेज को, अपने ड्रामास को, अपने नोवेल्स को पब्लिश करने लगेंगी। जो वाइफ होंगी, जो पत्नियां होंगी स्कॉलर ऑफिसर्स की, व्हाट डू मीन बाय स्कॉलर ऑफिसर्स की पत्नियां, यानी कि वही जो सरकारी नौकरी करने वाले लोगों की जो पत्नियां हैं, वो अपने काम काज के बारे में, अपने कोटेशंस के बारे में, अपने ज़िंदगी के बारे में लिखने लगेंगे कि देखिए भैया मेरा ऐसा ज़िंदगी है। ये अर्बन कल्चर के लोग हैं, है ना, अर्बन सोसाइटी के लोग हैं। अर्बन सोसाइटी के लोगों को रूरल सोसाइटी वाले फॉलो करने लगेंगे। या फिर अर्बन सोसाइटी में अगर मान लीजिए कि कोई एक अच्छा परिवार है और एक कोई, है ना, थोड़ा सा अच्छा परिवार कहने का मतलब क्या है, एक लिखित पढ़ित लिखित परिवार है, मतलब पढ़ा हुआ और लिखा हुआ लिटरेट परिवार है, तो उसको कहीं ना कहीं कॉपी किया जाएगा, है ना, जो इलिटरेट फैमिली है उसके द्वारा। तो इनके द्वारा जो भी चीज़ लिखा जाएगा वो सब कौन लोग पढ़ेंगे,
तो इलिटरेट लोग कहीं ना कहीं पढ़ने लगे। इलिटरेट लोग कहने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा कम पढ़े लिखे। इलिटरेट लोग पढ़ेंगे कैसे यार, थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लो, है कि नहीं। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पेन्ड बाई न्यू टेक्नोलॉजी। अब देखिए क्या होगा, है ना, ये जो न्यू रीडिंग कल्चर है ना, अब देखिए ना, अभी रीडिंग कल्चर आ गया, यानी कि लोग पढ़ने लगेंगे तो हम उस कल्चर को, उस संस्कृति को क्या बोलेंगे कि ये तो रीडिंग कल्चर है। क्या बोलेंगे, ये तो रीडिंग कल्चर है। समझ में आ रहा है कि नहीं। जब लोग पढ़ाई करना स्टार्ट कर देंगे तो क्या बोलेंगे, ये रीडिंग कल्चर है ना। तो आप लोग भी अब रीडिंग कल्चर स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना आपका जिंदगी नहीं होने वाला है ना, पूरा आपका एग्जामिनेशन नहीं होने वाला है पूरा, है ना। दिस न्यू रीडिंग कल्चर वाज अकम्पेन्ड बाय न्यू टेक्नोलॉजी। ये न्यू रीडिंग कल्चर तो चल ही रहा था। हम देखेंगे क्या कि साथ ही साथ जब 19th और 20th सेंचुरी तक आते आते हम देखेंगे कि चाइना में इस रीडिंग कल्चर के पास एक गिफ्ट आएगा। वो क्या होगा, एक नया टेक्नोलॉजी आएगा। ये टेक्नोलॉजी क्या होगा, तो प्रिंटिंग प्रेस का टेक्नोलॉजी होगा, जिसके बारे में आगे हम चलकर पढ़ते हुए रहेंगे। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स, यानी कि वेस्टर्न में ही ये डेवलप हुआ होगा, ये बात यहाँ से पता चल रहा है। यानी कि यूरोप में जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, है ना, प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ था, उसको कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। कहाँ पे, तो चाइना में। कब, तो लेट 19th सेंचुरी में। क्यों, क्योंकि वेस्टर्न पावर आते हैं और यहाँ पे अपना डोमिनियन स्थापित करते हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि चाइना में किसका रूल था, तो ब्रिटिशर्स आते हैं और चाइना को कब्जा कर लेते हैं। जैसे हमारे कंट्री को कब्जा किए थे, जैसे इंडिया को कब्जा किए थे, वैसे ही चाइना वाले को, जांग जुंग पांग पुंग सबको क्या करते हैं वो लोग, कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। संघाई क्या होगा, तो हब बन जाएगा, यानी कि संघाई जो सिटी है, चाइना का सिटी है संघाई, है ना, वो सेंटर बन जाएगा न्यू प्रिंटिंग कल्चर का। यानी कि संघाई सिटी में शानदार तरीके से प्रिंटिंग प्रेस जो है सो बैठने लगेगा, वहां पे स्टैब्लिश होने लगेगा। कैटरिंग का मतलब दोस्तों होता है प्रोवाइड कराना। ओके, कैटरिंग का मतलब क्या होता है, प्रोवाइड कराना। यानी कि संघाई के बारे में लिखा जा रहा है क्या कि संघाई बिकम द हब ऑफ द न्यू प्रिंटिंग कल्चर प्रोवाइडिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल, है ना। ये वेस्टर्न स्टाइल स्कूल जो भी वहाँ पे खोला गया था, उन सबको अपना अपना जो है सो प्रोडक्ट देने लगेंगे, अपना अपना प्रोडक्ट वो लोग प्रोवाइड करने लगेंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो हम देख रहे हैं क्या कि फ्रॉम हैंड प्रिंटिंग देयर वाज अ नाउ ग्रेजुअल शिफ्ट टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। यही मैकेनिकल प्रिंटिंग कौन होगा, जो गुटेनबर्ग के द्वारा प्रिंटिंग प्रेस लाया गया था, है ना, इन्वेंट किया गया था, उसी के बारे में लिखा गया है। मैकेनिकल प्रिंटिंग की तरफ लोग शिफ्ट हो गए हैं। तो ये कुल मिलाकर था चाइना का कहानी। अभी हम उसके बाद पढ़ेंगे जापान का कहानी। उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स को देख लेते हैं। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है, द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल, एकदम सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग, जो जैसे कि मेरा जो हैंड राइटिंग आपको दिख ही रहा होगा कितना सुंदर है ना। तो ये क्या है, कैलीग्राफी ही तो है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये क्या है, कैलीग्राफी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश। अब देखिए कितना स्टाइल में हम लिखते हैं कि नहीं। देखिए मशीन है तो इतना एम इस तरीके से लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं ना, तो एम है ना। देखिए द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइलिश राइटिंग को क्या बोलते हैं हम, कैलीग्राफी। कोई आदमी बहुत ही स्टाइल मार के लिख रहा है ना, कोई आदमी बहुत ही खूबसूरत लिख रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, तुम तो कैलीग्राफी कर रहे हो, तुम हैंड राइटिंग नहीं लिख रहे हो, तुम लिख नहीं रहे हो, तुम कैलीग्राफी कर रहे हो, उसको बोलेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए इतना ही। आगे हम जो है सो प्रिंट, जो जापान में किस तरीके से प्रिंट कल्चर आएगा, उसके बारे में अगले वीडियो में हम बात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, ओके बाय।